हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो लास्ट लेक्चर हमने ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स मॉडल तक कराया था एंड हमने लास्ट के दो पॉइंट क्या बताए थे, एक था डी ब्रॉगली वाला और एक था हाइजेनबर्ग वाला। ठीक है, तो अभी हम उन्हीं को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे अभी। सो नेक्स्ट हम यहाँ पर लेंगे डी ब्रॉगली ड्यूअल नेचर प्रिंसिपल। ठीक है, नेक्स्ट है डी ब्रॉगली ड्यूअल नेचर प्रिंसिपल। सो थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, डी ब्रॉगली ने क्या बोला था। डी ब्रॉगली ने बोला था कि अर्थ पर कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है, उसके दो टाइप के कैरेक्टर हो सकते हैं या दो टाइप के नेचर हो सकते हैं, एक पार्टिकल और दूसरा वेव। ठीक है, जैसे हम अपनी बात करें तो हम अगर मूव कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, तो हमारा पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। बट क्या होता है, मैक्सिमम टाइम जो पार्टिकल नेचर है वो वेव नेचर को डोमिनेट करता है। ओके,
मतलब हमें वेव नेचर पता ही नहीं चलता, हमें जस्ट पार्टिकल नेचर पता चलता है। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, every universal body has both particle and wave nature, but maximum time particle nature dominates over wave nature। ठीक है। सो डी ब्रॉगली ने क्या बोला कि कोई भी चीज है उसके दो टाइप के कैरेक्टर होंगे या दो टाइप के नेचर होंगे, एक पार्टिकल वाला दूसरा वेव वाला, बट मैक्सिमम टाइम क्या होता है, पार्टिकल नेचर जो है वो डोमिनेट करता है। ठीक है। जैसे हम एग्जांपल लें यहाँ पर फोटोन का, तो फॉर एग्जांपल फोटोन, तो फोटोन जो है उसका एज ए वेव एनर्जी क्या है, एज ए वेव उसका एनर्जी है hc/λ, एंड एज ए पार्टिकल क्या है, एज ए पार्टिकल उसका जो एनर्जी है फोटोन का वो क्या है, mc²। ठीक है। तो एज ए वेव एंड एज ए पार्टिकल हमारे पास कुछ इसका एनर्जी है। नाउ आगे चलेंगे, पहले ये लिख लो। देखिए सबने, ठीक है। नाउ तो हमने फोटोन का एज ए वेव एंड एज ए पार्टिकल एनर्जी बता दिया। नाउ उसका एनर्जी तो ऑब्वियसली सेम होगा, चाहे वो फोटोन की तरह काम करे या पार्टिकल की तरह, तो दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो mc² इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, hc/λ। तो यहाँ से लैम्बडा क्या आ गया, देखो c से c कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया h/mc।
अब देखो ये तो फोटोन के लिए जिसका वेलोसिटी क्या है सी है, लेकिन अगर हमारे पास कोई और बॉडी है जिसका वेलोसिटी ऑब्वियसली सी की बजाय क्या है, एम है, तो उसके लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी? तो सिमिलरली if a body of mass m if a body of mass m is moving with चैतन्य देखो जल्दी।
ओके, सो जैसे हमने फोटोन के लिए बताया, फोटोन का पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी है, वैसे ही हमारे पास अगर कोई और बॉडी, उसका भी सेम होगा। तो मान लो कोई और बॉडी है जिसका मास m है और वो मूव कर रही है विद वेलोसिटी v, ठीक है। इफ ए बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग विद वेलोसिटी v, देन तो ऑब्वियसली c की जगह हम क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ, देन डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्बडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन m। ओके, लिखो फिर आगे चलते हैं। यस, फोटोन का एनर्जी मतलब एच बाई लैम्बडा जनरली यूज करते हैं, बिकॉज हम एज ए वेव ही उसको कंसिडर कर रहे हैं जनरली, बट वो उसमें भी क्या पार्टिकल नेचर भी है। चले आगे, हो गया सबका। तो हमारे पास ये कोई दूसरी बॉडी है जिसका मास m है और वेलोसिटी v है। अब देखो, मास इनटू वेलोसिटी को मोमेंटम लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना। तो हमें पता है मोमेंटम जो है, मोमेंटम को p से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो अपने पास जो लैम्बडा है वो क्या हो गया, लैम्बडा इज इक्वल टू क्या है, एच अपॉन एम वी है ना। तो इसको क्या लिख देंगे हम, लैम्बडा को हम लिख देंगे एच बाय टी। ओके, तो हमारे पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ का ये भी फॉर्मूला आ जाएगा। नाउ अब देखो, हम मोमेंटम को इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं। कैसे भाई, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ के अलग अलग फॉर्म में फॉर्मूले आ रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जो है उसको हम के ले लेते हैं, और वो क्या है, इट इज हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको m से मल्टीप्लाई करते हैं और m से ही डिवाइड करते हैं। तो ऐसा करने पर देखो ये क्या हो गया, दिस इज एम वी का होल स्क्वायर। मतलब हमने क्या किया बेसिकली, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसे m से मल्टीप्लाई करते हैं और m से ही डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो अब देखो k क्या हो गया, तो ये आ गया ऊपर एम वी का होल स्क्वायर एंड नीचे आ गया 2m। अब एम वी क्या लिख सकते हैं, एम वी को हम लिख सकते हैं p मोमेंटम। तो ये हो गया p स्क्वायर और नीचे आ गया 2m। तो p की जगह, तो ये मतलब यहाँ पर p क्या हो गया, p स्क्वायर हो गया 2m के। तो p क्या हो गया, ऑब्वियसली p हो गया रूट ऑफ 2m के, ठीक है। तो लैम्बडा क्या आ गया, लैम्बडा हमारे पास आ गया इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी h अपॉन रूट 2m के। ओके, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा लैम्बडा का इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ हम काइनेटिक एनर्जी को यूज करके भी निकाल सकते हैं।
लिखो फिर आगे चलते हैं। चले आगे। तो हमारे पास एक और फॉर्मूला है लैम्बडा का। नाउ अब देखो, काइनेटिक एनर्जी जो है उसका हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के टाइम पे कुछ बताया था। सुमेध काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिख दिया है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर होता है। इसको एम से मल्टीप्लाई कर दो और एम से डिवाइड कर दो। तो जो एम से मल्टीप्लाई किया उसको इसके साथ में ले लो। देखो तो ये क्या हो गया? एम वी का होल स्क्वायर हो गया और नीचे आ गया 2m। तो एम वी को क्या लिख सकते हैं? एम वी को p लिख सकते हैं। तो ये हो गया पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो पी स्क्वायर क्या आ गया? क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2m के। तो p को क्या लिख सकते हैं? रूट करके रूट ऑफ 2m के। फिर इसको इधर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। समझाया? नाउ तो ये इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो गया। देखो काइनेटिक एनर्जी का हमने पोटेंशियल के टर्म्स में कुछ बताया था फॉर्मूला, याद है? कि अगर हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है और उसको हम कुछ पोटेंशियल दे दें या उसको कुछ एक्सिलरेट करें पोटेंशियल से, याद आया? तो इफ ए चार्ज पार्टिकल of charge q is accelerated through potential v, then तो ये देखो, ये जो है कैपिटल v है, वोल्टेज है, पोटेंशियल है, और अभी तक हम v ले रहे थे, स्मॉल v है वेलोसिटी, ठीक है? थ्रू पोटेंशियल v, देन तो देखो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता था, याद आया? काइनेटिक एनर्जी को हम लिख देते थे q इंटू वी। ओके, सो फॉर्मूले में भी हम क्या लिख देंगे? लैम्बडा वाले फॉर्मूले में भी q इंटू वी लिख देंगे। सो h अपॉन रूट 2m के है ना, तो इसको क्या लिख देंगे? h अपॉन रूट 2m qv। ठीक है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, ये इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल आ गया। नाउ इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अगर वो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है देन, तो इफ चार्ज पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन, तो देखो इलेक्ट्रॉन अगर है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? सो लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट 2m। m ऑब्वियसली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया अभी। इसके अलावा क्यू क्या है इलेक्ट्रॉन का? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ई, एंड वी हो गया वोल्टेज। अब देखो यहाँ पर वी के अलावा सारी वैल्यूज पता है,
यहाँ पर v जो है ना, उसके अलावा सारी वैल्यूज हमें पता है, h की वैल्यू पता है, m की वैल्यू पता है, e की वैल्यू पता है, तो ये सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट अगर हम यहाँ पर कर देते हैं तो एक फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला याद रख लो। तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन का जस्ट पोटेंशियल पता हो कि कितने पोटेंशियल से हमने इसे एक्सेलरेट किया है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला यूज करना रहेगा। ठीक है, लैम्बडा हमें एंगस्ट्रॉम में मिल जाएगा अगर हम इलेक्ट्रॉन के पोटेंशियल को डिवाइड कर देंगे किससे, मतलब 150 बाय पोटेंशियल अगर कर देंगे और उसका रूट ले लेंगे तो हमें लैम्बडा डायरेक्टली किसमें मिलेगा, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इस टाइप से हम इलेक्ट्रॉन का क्या निकाल पाएंगे, वेवलेंथ निकाल पाएंगे। ओके, एंड इसी टाइप का एक और फॉर्मूला हमारे पास, अगर हमें काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पता है तो सेम फॉर्मूला आता है हमारे पास, तो रूट ऑफ 150 डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब हमें काइनेटिक एनर्जी कौन सी यूनिट में पता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली यूनिट में पता है। ठीक है, तो अगर काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली यूनिट में पता है तो सेम वैसा ही फॉर्मूला आएगा जैसा वोल्टेज के लिए आ रहा है। ओके, तो रूट ऑफ 150 बाय काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू लैम्बडा इन एंगस्ट्रॉम। तो ये भी हमारे पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने के फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने के कितने फॉर्मूले हो गए, मेनली 6-7 फॉर्मूले हो गए। देखो, एक फॉर्मूला ये था 1, है ना, ये मास एंड वेलोसिटी के टर्म्स में। देन सेकंड फॉर्मूला हो गया मोमेंटम के टर्म्स में। थर्ड फॉर्मूला हो गया काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में। देन फोर्थ फॉर्मूला हो गया पोटेंशियल एंड चार्ज वगैरह के टर्म्स में। फिफ्थ फॉर्मूला जो है इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया, एंड ये सिक्स फॉर्मूला हो गया काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में। ठीक है, तो टोटल हमारे पास ये 6 फॉर्मूले हैं जिनसे हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाल पाए। हो गया सबका? नाउ क्वेश्चन लिखो। डिटरमाइन डी ब्रॉगली वेवलेंथ
ऑफ 100 ग्राम बॉल मूविंग विथ 180 किलोमीटर पर आवर, एंड सेकंड है इलेक्ट्रॉन revolving in first orbit of hydrogen। दोनों का डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालो क्या होगा।
यूनिट सिस्टम सेम रखो, कोई भी यूनिट लो लेकिन यूनिट सिस्टम क्या रखो, सेम रखो। प्रथम कौन सा यूनिट है? रॉन्ग है प्रथम, शालिक रॉन्ग है। अर्थ रॉन्ग है। सुमेध रॉन्ग है। नो प्रथम, रॉन्ग है वो भी। नो सॉइल रॉन्ग है। सुमेध साध रॉन्ग है। देखो सबसे मेन प्रॉब्लम जो है तुम लोगों को आ रही है, या तुम लोगों का आंसर रॉन्ग किस वजह से आ रहा है, तो यूनिट कन्वर्जन लोगों ने नहीं किया, इसलिए रॉन्ग आ रहा है। तो जो क्या है, जैसे मैंने बताया यूनिट सिस्टम सेम रखो। तो अगर हमें वेलोसिटी सॉरी ये अगर हमें वेवलेंथ मीटर में निकालना है, तो मीटर में निकालेंगे तो ऐसा ही सिस्टम लेंगे, तो ऐसा ही सिस्टम में मास किस में लिया जाता है? मास ग्राम में नहीं होता है यार, मास को हम केजी में लेते हैं। तो इट इज कितना केजी? इट इज 0.1 केजी। ठीक है, ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लिया। इसके अलावा वेलोसिटी जो है वो तुम्हें किलोमीटर पर आवर में दिया है, बट ऐसा यूनिट क्या है वेलोसिटी का? वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या है? इट इज मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो 180 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में अगर तुम्हें कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई करना होता है 5/18 से। तो कितना आ गया ये? 50 आ गया, 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अभी यहाँ से लेमड़ा आराम से निकाला जा सकता है। लेमड़ा क्या होगा? 6.62 इंटू 10⁻⁴
हेलो, आवाज आ रही है? ओके, सो वाईफाई चला गया तो हम फिर से एक बार करा देते हैं। तो देखो, जैसे हम बता रहे थे कि यूनिट सिस्टम हमें सेम लेना है, ठीक है। सो मास जो है वो तुम्हें क्या दिया, ग्राम में दिया है, तो उसको केजी में कन्वर्ट कर लो। सो 100 ग्राम मतलब 0.1 kg हो गया, ठीक है। एंड जो वेलोसिटी है वो तुम्हें दिया 180 km/h, तो उसको मीटर पर सेकेंड कन्वर्ट कर लो। तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारे पास आ गया 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो ये मास एंड वेलोसिटी जो है ऐसा यूनिट में आ गए, होगा 6.62 इंटू 10⁻⁻34 h अपॉन mv। m इज 0.1 एंड वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी इज 50। तो नीचे हमारे पास 5 होगा, 6.62 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइड बाय 5, तो ये हमारे पास आ गया 1.34 इंटू 10⁻⁻34 मीटर। तो देखो बहुत कम वेलोसिटी आ रही है कि नहीं। अगर इसे एंगस्ट्रॉम में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, तो बहुत कम वेवलेंथ आ रही है, तो इसे एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करने के बाद ये आ रहा है, ठीक है। तो वेवलेंथ की वैल्यू बहुत कम है और इसको ऑब्वियसली क्या किया जा सकता है, नेग्लेक्ट किया जा सकता है, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर पार्टिकल नेचर ने डोमिनेट किया होगा, क्योंकि वेवलेंथ बहुत छोटी आ रही है, ठीक है। तो इसलिए हमें 1.32 लिखे आएगा, 1.32, यस 1.32। सो जैसा हम बता रहे हैं यहाँ पर क्या है, वेवलेंथ की वैल्यू बहुत छोटी आ रही है, मतलब ओके, क्योंकि वेवलेंथ की वैल्यू छोटी है, मतलब वेव नेचर को पार्टिकल नेचर ने क्या कर लिया है, डोमिनेट कर लिया। डी ब्रॉगली वेवलेंथ है ना, डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है वो किसी भी बॉडी के लिए h/mv है। इसमें c कहां से आया, इसमें c कहां से आया सालिक, तो h/mc तो फोटोन के लिए है, और वहां पर c था वेलोसिटी ऑफ लाइट। अभी तक तुम्हें ये नहीं पता c क्या है, तो गड़बड़ है ना यार ये तो। फिर c तो पता होना चाहिए ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है। तो सेकंड पार्ट में हमें इलेक्ट्रॉन का निकाला। अब देखो इलेक्ट्रॉन का हमें मास तो पता है, वेलोसिटी क्या है, मास क्या है, मास इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये है इलेक्ट्रॉन का मास। एंड व्हाट इज वेलोसिटी, तो इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट ऑर्बिट में वेलोसिटी क्या होगा, 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू z/n, यही होता था ना, मीटर पर सेकेंड। तो हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट यार बार बार पता नहीं वाईफाई आ जा रहा है आज, कुछ तो प्रॉब्लम है शायद। आवाज आ रही है? तो जैसा हम बता रहे थे कि मास जो है इलेक्ट्रॉन का वो कितना है,
मास है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg एंड वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, इट इज 2.18 इंटू 10⁶ इंटू Z/n मीटर पर सेकेंड, यही होता है। तो इसको हम 2.18 इंटू 10⁶ इंटू जेड की वैल्यू क्या है, हाइड्रोजन के लिए Z1 है और फर्स्ट ऑर्बिट दिया है, तो ऑब्वियसली हमारे पास वेलोसिटी आ गई। नाउ इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लैम्बडा आ जाएगा, तो 6.62 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइड बाय मास एंड वेलोसिटी, ये मास हो गया एंड वेलोसिटी क्या है 2.18 इंटू 10⁶। तो क्या आएगा इधर से देखो, तो अप्रोक्सीमेशन कर लेते थोड़ा, तो ये अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स, देन ये अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट आंसर क्या आ गया, तो ये हमारे पास आ गया 1/3 इंटू पावर में क्या रहेगा देखो, तो पावर में होगा 10⁻⁻9 आई थी। ठीक है, तो ये मीटर में आ गया। अगर हम इसे एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है तो 10⁻+10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 10⁻10 इंटू 10⁻⁻9 अपॉन 3 एंगस्ट्रॉम, जो कि आ गया अपने पास 10/3 जो है वो काइनेटिक एनर्जी से भी निकाल सकते हैं, अगर हमें काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पता है तो। सो काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होता था, इट वाज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, एंड फर्स्ट ऑर्बिट में टोटल एनर्जी क्या है भाई, ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गया, माइनस ऑफ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जैसा मैंने बताया कि अगर हमें लैम्बडा एंगस्ट्रॉम में निकालना और काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पता हो, तो डायरेक्ट क्या अप्लाई कर सकते हैं, √150 अपॉन काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बताया ना। सो √150 अपॉन काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में आएगा। ओके, तो सेकंड मेथड ये है इसे करने का। अगर हमें काइनेटिक एनर्जी पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में, जो कि यहाँ पर पता है, फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी क्या होता है 13.6 माइनस में, है ना, सॉरी, फर्स्ट ऑर्बिट में टोटल एनर्जी क्या होता है -13.6, एंड जैसा मैंने बताया काइनेटिक एनर्जी इज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। ओके, अगर हमें किसी ऑर्बिट की टोटल एनर्जी पता है तो काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, वो होता है माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। तो हमें काइनेटिक एनर्जी क्या मिल गया, 13.6 मिल गया, तो उसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाता है √11, ठीक है, एंगस्ट्रॉम, जिसका ऑब्वियसली हम जब रूट लेंगे तो हमें वही मिलेगा 3.3। ओके, सो अप्रोक्सीमेट आंसर हमारे पास 3.33 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया। √11 3.32 होता है ना, एक्चुअली √11 नहीं, √11 पॉइंट समथिंग है, तो अप्रोक्सीमेटली 3.33 के अराउंड ही आएगा। √11 जो है 3.32 होता है, ठीक है, बट हमने अप्रोक्सीमेशन किया है। तो ये था डी ब्रॉगली ड्यूअल नेचर प्रिंसिपल। अच्छा, हमने ड्रॉबैक लिखवाया था,
बोर्स का, तो उसमें एक ड्रॉबैक ये था कि बोर जो है वो क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्यों होता है। इस चीज को बोर जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, बट डी ब्रॉगली इसे एक्सप्लेन कर देता है। ठीक है, तो एक्चुअली डी ब्रॉगली एक तरह से ये बोलता है कि वेव नेचर होता है इलेक्ट्रॉन का, उसकी वजह से क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है। ठीक है, तो देखो कैसे एक्सप्लेन करता है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, डी ब्रॉगली एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो डी ब्रॉगली एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो देखो क्या है, ऐसा होता है कि अगर कोई हमारे पास वेव है तो उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होगा। तो इफ ए वेव completes cycle, then distance traveled by it is integral multiple of its wavelength। ठीक है, मतलब अगर एक वेव बनी तो लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, अगर दो वेव बनी तो 2 लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, अगर 3 वेव बनी तो 3 लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है ये इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, वेवलेंथ का। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इज इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है, और यहाँ पर एन की वैल्यू क्या होगी, इंटीजर है यहाँ पर एन, ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, अगर एक वेव बनी तो लैम्डा डिस्टेंस, अगर 2 वेव बनी तो 2 लैम्डा डिस्टेंस, अगर 3 वेव बनी तो 3 लैम्डा। ओके, तो अगर कोई वेव साइकिल कंप्लीट कर रहा है तो जो उसकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड है ये इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका, वेवलेंथ। ओके, पहले से ये चीज पता होनी चाहिए हमें। नाउ अब इसको हम इलेक्ट्रॉन से रिलेट करेंगे एंड देन एक्सप्लेन करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। पहले ये पॉइंट लिख लो। लिख लिया सबने? तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव क्या हो गया, एन लैम्डा हो गया। अब देखो जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो वहां पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है एक रेवोल्यूशन में,
टू पाई आर ना, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन वन रेवोल्यूशन, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय इलेक्ट्रॉन इन वन रेवोल्यूशन कितना होगा, ये हो जाएगा टू पाई आर। होता ही नहीं होता, होता है ना। अब देखो डिस्टेंस ट्रेवल टू पाई आर है, बट वो वेव अगर है तो उसका डिस्टेंस ट्रेवल क्या होना चाहिए, एन लैम्बडा होना चाहिए ना। डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव क्या है, एन लैम्बडा। और एक रेवोल्यूशन में अब इलेक्ट्रॉन अगर वेव है तो डिस्टेंस ट्रेवल एन लैम्बडा तो होगा, बट एक रेवोल्यूशन में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, टू पाई आर। तो ये टू पाई आर और लैम्बडा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब एन लैम्बडा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि दैट इज टू पाई आर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एन लैम्बडा, ठीक है। तो टू पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्बडा होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर हम लैम्बडा की जगह क्या लिख सकते हैं, तो लैम्बडा जो है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको एच अपॉन एम वी। ओके, लैम्बडा की जगह क्या लिखा जा सकता है, एच अपॉन एम वी। अब देखो एम वी को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ एंड ये जो टू पाई है इसको राइट हैंड साइड ले आओ। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड लेके गए तो ये हो गया एम आर, ठीक है। एमवी को लेफ्ट हैंड साइड ले गए और टू पाई को राइट हैंड साइड ले आए, तो ये क्या हो गया, टू पाई अपॉन एन एच। ओके, सो यही तो था ना यार, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या था, ये था ना। ओके, और यहाँ पर जो एन होता था वो क्या है, यहाँ पर एन होता था ऑर्बिट नंबर, और इधर जो एन है ये क्या है, नंबर ऑफ वेव्स। मतलब ऑर्बिट नंबर और नंबर ऑफ वेव्स जो है वो एक्चुअली क्या है, सेम। ओके, इस इक्वेशन में जो एन आता था वो क्या होता था, ऑर्बिट नंबर होता था ना। हियर एन इज इक्वल टू ऑर्बिट नंबर, और हमने जो ऊपर एन लिया वो क्या है, वो नंबर ऑफ वेव्स है। अगर एक वेव है तो लैम्बडा डिस्टेंस, अगर दो वेव है तो टू लैम्बडा डिस्टेंस, अगर तीन वेव है तो थ्री लैम्बडा डिस्टेंस, है ना। सो बेसिकली ऑर्बिट नंबर जो है वही नंबर ऑफ वेव्स के इक्वल होगा। ओके, तो एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई आ गया, और यही क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। तो बेसिकली बोर ने क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एक्सप्लेन नहीं किया था, बट डी ब्रॉगली कर रहा है। और वो क्यों एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि वो बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका क्या है, वेव नेचर है, उसकी वजह से एक्सप्लेन हो पा रहा है। लक्ष्मी बताते हैं, रुको, हो गया सबका। ना देखो, जैसा मैंने बताया कि नंबर ऑफ वेव्स जो है वही एक्चुअली ऑर्बिट नंबर है। तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ वेव्स इन वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा, ऑर्बिट नंबर, ठीक है। मतलब अगर फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो एक वेव बनाएगा, अगर सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो दो वेव बनाएगा, अगर थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो तीन वेव बनाएगा, अगर फोर्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो चार वेव बनाएगा। समझाया। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में, तो ये हमारे पास हो गया थर्ड ऑर्बिट और इसमें इलेक्ट्रॉन है। ओके, ये हमारे पास थर्ड ऑर्बिट है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें कितने वेव बनाएगा बताओ। ये कौन सा ऑर्बिट बताया मैंने, एन इज इक्वल टू थ्री, थर्ड ऑर्बिट।
तो इसमें कितने वेव बनेंगे एक रेवोल्यूशन में? 3 वेव बनेंगे, बिकॉज नंबर ऑफ वेव्स इन वन रेवोल्यूशन किसके इक्वल है? ऑर्बिट नंबर के इक्वल। तो 3 वेव बनेंगे। तो देखो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली, मतलब अभी तक हम क्या सोच रहे थे? अभी तक हम बोल रहे थे कि इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है अकॉर्डिंग टू बोर, बट एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व ना करके कुछ इस टाइप से रहता है। ये देखो एक वेव बन गया, ये दूसरा वेव बन गया, और ये तीसरा वेव बन गया। ओके, सो इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 वेव बना रहा है थर्ड ऑर्बिट में, एक वेव, 2 वेव एंड 3 वेव। क्लियर है क्या? अगर इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में है, अगर इलेक्ट्रॉन किस में है? फोर्थ ऑर्बिट में है, जैसे ये मैं बोल रहा हूँ, ये है अपने पास n इज इक्वल टू 4 और फोर्थ ऑर्बिट। तो बताओ इलेक्ट्रॉन कितने वेव बनाएगा? अगर इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में तो कितने वेव बनाएगा? वन रेवोल्यूशन में 4 वेव बनाएगा। ठीक है, तो 4 वेव बनाएगा। तो देखो ये एक वेव हो गया, ये 2 वेव हो गया, ये 3 वेव हो गया, ये 4 वेव। ओके, सो एक्चुअली अभी तक हम क्या बोलते आए थे? अभी तक हम ये बोल रहे थे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, लेकिन अभी क्या है, जरूरी नहीं इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रहे, इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट के इधर उधर रहेगा। करेंगे या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल या वेव मैकेनिकल मॉडल वगैरह की बात करें। ओके, सो नंबर ऑफ वेव्स किसी भी रेवोल्यूशन में किसके इक्वल आएगा? ऑर्बिट नंबर के इक्वल आएगा। जितना ऑर्बिट हेलो, आवाज आ रही है? आज कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है यार, पता नहीं क्या हो रहा है वाईफाई को, 3-4 बार बीच में जाग चुका है। हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? चैतन्य बोल रहा है यू आर नॉट ऑडिबल। तो हमने फिर से एक बार बता देते, काफी लोगों ने लिखा नहीं आई थिंक। सो नंबर ऑफ वेव्स इन वन रेवोल्यूशन क्या था? नंबर ऑफ वेव्स इन वन रेवोल्यूशन किसके इक्वल है? इट इज इक्वल टू ऑर्बिट नंबर। ठीक है, मतलब जितना ऑर्बिट नंबर है उतने नंबर ऑफ वेव्स बनेंगे। तो अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो एक वेव, सेकेंड ऑर्बिट है तो 2 वेव, थर्ड ऑर्बिट है तो 3 वेव, है ना? जैसे हमने क्या बताया था, ये थर्ड ऑर्बिट की बात की थी कि दिस इज थर्ड ऑर्बिट। तो इसमें कितने वेव बनाए हमने? इसमें 2 वेव बने, 3 वेव बने। ठीक है, इस टाइप से 3 वेव बन गए। अगर हम बात करेंगे, हमारे पास ये फोर्थ ऑर्बिट है, तो यहाँ पर कितने वेव बनेंगे? 4 वेव बनेंगे। ठीक है, तो कितने वेव बन रहे हैं? 4 वेव। ओके, सो अभी तक हम क्या बोल रहे थे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, बट अब यहाँ पर क्या आया? अब यहाँ पर हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो तो वेव की तरह काम कर रहा है, तो वो ऑर्बिट के इधर उधर इस टाइप से रहेगा। ओके, लिख लिया सबने? आगे चले? हो गया सबका?
नाउ नेक्स्ट वाला प्रिंसिपल है तो लक्ष्मी क्या बोल रहे, मैं समझा नहीं। इलेक्ट्रॉन इज कंटिन्यूअस देन इज कंटिन्यूअस एंड नॉट पार्टिकल, मतलब क्या बोल रहे हो? इलेक्ट्रॉन जो है एज ए वेव यहाँ पर ट्रीट किया गया है, मतलब पार्टिकल नेचर तो है ही, बट उसका मेनली वेव नेचर है, जिसकी वजह से हम आगे भी उसे वेव मैकेनिकल मॉडल या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल वगैरह बोलेंगे। नेक्स्ट जो मॉडल आएंगे वो उसे उसके वेव करेक्टर पर बेस्ड है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अपने पास नेक्स्ट जो है वो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो हाइजेनबर्ग क्या बोलता है कि हमारे पास कोई बहुत छोटा पार्टिकल अगर है तो उसका हम मोमेंटम एंड पोजीशन नहीं बता सकते। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग, it is impossible to determine exact position and momentum तो उसका एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम हम नहीं बता सकते, मतलब दोनों में क्या रहेगा, कुछ एरर रहेगा। ओके, तो इफ डेल्टा एक्स इज एरर इन मेजरमेंट, ठीक है, इफ डेल्टा एक्स इज एरर इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन and delta p is error in measurement of momentum, then ठीक है, तो अगर डेल्टा एक्स जो है वो पोजीशन में एरर है एंड डेल्टा पी जो है वो मोमेंटम में एरर है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का मैथमेटिकल इक्वेशन। डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4। ठीक है, लिखो फिर आगे चलते हैं। एच अपॉन 4 पाए
तो जैसा मैंने पहले ही बताया कि हाइजेनबर्ग क्या बोलता है कि हमने ड्रॉबैक के टाइम भी बताया था कि अगर बहुत कोई छोटा पार्टिकल है तो उसका एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। मतलब दोनों में क्या रहेगा, कुछ एरर रहेगा, ओके, या फिर अनसर्टेनिटी रहेगा, एरर या अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो अगर पोजीशन में जो एरर है उसको हम डेल्टा एक्स मान ले। डेल्टा एक्स इज एरर इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन एंड डेल्टा पी जो है वो है एरर इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम, ठीक है। देन इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। क्लियर है? यार व्हाट इज डेल्टा एक्स एंड पी, लक्ष्मी लिखा है ना हमने यार, लिखा तो है ऊपर साफ साफ कि डेल्टा एक्स इज एरर इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन। एग्जैक्ट हम नहीं बता पा रहे हैं कि कहां पर है, मतलब थोड़ा सा एरर रहेगा। तो वो जो एरर है वो है पोजीशन में एरर, मतलब डेल्टा एक्स जो है क्या है, पोजीशन में एरर है। एंड डेल्टा पी क्या है, मोमेंटम में एरर है, एरर इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी जो है वो क्या रहेगा, ग्रेटर एंड इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई रहेगा। लिख लिया सबने? नाउ अब देखो इसको एक और फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो अब मोमेंटम जो है वो क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है ना। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा ऑफ पी मतलब डेल्टा ऑफ एम वी। मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं, एम वी इज ग्रेटर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अब देखो मास में तो एरर होगा नहीं, जो भी एरर होगा किस में होगा, वेलोसिटी में ही होगा ना। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी, क्योंकि मास में कोई एरर नहीं है, वेलोसिटी में एरर होगा, इज ग्रेटर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो एम को अगर हम राइट हैंड साइड ले लेंगे तो ये क्या आ गया, दिस इज डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम, ठीक है। सो हमारे पास सेकेंड एक्सप्रेशन ये आ गया, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ओके। सो ये दो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गए। नाउ एक क्वेश्चन ले लेते हैं इस पर। तो डिटरमाइन अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी मतलब एरर, डिटरमाइन अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ a 100 gram ball having uncertainty in position 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, मतलब डेल्टा एक्स हमें दिया है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन revolving in first orbit of hydrogen and having डेल्टा एक्स 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, मतलब एरर जो है या अनसर्टेनिटी जो है वो 1 एंगस्ट्रॉम, ओके। तो दोनों का हमें डेल्टा वी निकालना है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी मतलब डेल्टा वी निकालना है।
शायद कोई भी यूनिट सिस्टम यूज कर सकते हो, बट सभी का यूनिट सेम यूनिट सिस्टम में होना चाहिए। एंड आंसर भी फिर उसी यूनिट सिस्टम के हिसाब से बताओ। नौ प्रथम रॉन्ग है। यस यस, अप्रोक्सीमेटली करेक्ट है। सुमेध रॉन्ग है। लक्ष्मी रॉन्ग है। प्रथम रॉन्ग है। चैतन्य रॉन्ग है। साध रॉन्ग है। चैतन्य रॉन्ग है। सृष्टि रॉन्ग है। तो देखो, हमारे पास डेल्टा वी क्या होगा? सो डेल्टा वी, अब देखो, सबसे पहले तो मास जो है वो यहाँ पर क्या है, 100 ग्राम। ऑब्वियसली उसे केजी में कन्वर्ट करना है।
हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है ना? ओके। सो अपने पास मास जो है वो किस में दिया है? ग्राम में दिया, तो उसको कन्वर्ट करेंगे केजी में। डेल्टा एक्स जो है वो एंगस्ट्रॉम में दिया है, तो उसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में, एंड देन सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो डेल्टा वी क्या आएगा? तो ग्रेटर एन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम इंटू डेल्टा एक्स। तो एच आ गया 6.62 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइड बाय 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, एम जो है वो 0.1 हो गया, एंड डेल्टा एक्स 10⁻⁻10। तो देखो अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा ये? तो ये अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स, एंड देन ये अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 1/2, मतलब 0.5। तो 0.5 इंटू देखो पावर क्या हो जाएगा, 10⁻, नीचे क्या है, ये -11, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 10⁻⁻23, या वी कैन राइट इट एज अप्रोक्सीमेटली 5 इंटू 10⁻⁻24 मीटर पर सेकेंड। तो ऑब्वियसली ये जो एरर है इसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बहुत छोटी एरर है। ओके, इस एरर को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ सेकंड वाला। तो सेकंड वाले में भी ऐसे ही करेंगे, तो डेल्टा वी क्या आएगा? तो इट इज ग्रेटर एन इक्वल टू, यस सुमित, राइट ही है वो भी। तो ग्रेटर एन इक्वल टू अपने पास एच क्या है, एच 6.62 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइड बाय 4 इंटू पाई 3.14। मास क्या है इलेक्ट्रॉन का? इट इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31, एंड डेल्टा एक्स कितना है इसका? इसका भी 10⁻⁻10 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम है। तो देखो अप्रोक्सीमेशन कर लेते हैं यहाँ पर भी। तो ये अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स, देन ये अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स, तो 1/2 हो गया। 9.1 को हम 9 ले लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, तो ये क्या आ जाएगा? तो दिस इज 1/18 इंटू पावर में क्या जाएगा, देखो ये हो गया -41, ऊपर गया +41 हो गया, तो ये आ गया 10⁻7। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट आंसर हमारे पास आएगा 5.55 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। तो ये देखो इस एरर को ऑब्वियसली हम नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे, ये को नहीं कर पाएंगे। 5.55 इंटू 10⁻5 मीटर पर किया जा सकता है, वो तो बहुत छोटी एरर। ठीक है, सो जो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल है वो मेनली किसके लिए है? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, मतलब बहुत छोटा पार्टिकल जो है उसके लिए है। ऑब्वियसली सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो छोटा पार्टिकल है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बॉल है, तो दैट इज नॉट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। ठीक है, तो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल हम किसके लिए लगाएंगे? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए लगाएंगे। ओके, ओके, सो अभी लेक्चर हम एंड ही करेंगे, वैसे भी हो गया टाइम। तो मैं ग्रुप पर तुम्हें सेंड कर दूंगा स्लाइड, अगर किसी ने कुछ नहीं लिखा है तो वहां से लिख लेना। ठीक है, एक बार होमवर्क नोट कर लो। तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए ही होगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, होमवर्क नोट करो। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव में 52, 56, ठीक है, पहले एडवांस का बता देते हैं। तो 52, 56, एंड देन सब्जेक्टिव में 37 to 43, ये एडवांस का है।
मेंस का जस्ट फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव है। ओके, तो आज का होमवर्क है, नोट कर लो। तो स्लाइड्स वगैरह ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। आज थोड़ा वाईफाई का प्रॉब्लम हुआ है, वहां से देख लेना अगर किसी ने नहीं लिखा है तो।